चलिए दोस्तों, आज अपन 10th क्लास का एक लेक्चर ले रहे हैं। ठीक है, लाइट चैप्टर है 10th क्लास का। तो आपका फर्स्ट अपन देख रहे हैं लाइट। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि लाइट क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। ठीक है, तो लाइट क्या होती है? द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। लाइट क्या है? एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसके कारण हम किसी भी चीज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो नहीं देख पाएंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक आपका लाइट, दूसरा आपका ह्यूमन आई। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले आपका चैप्टर है लाइट, तो लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट क्या होती है? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। मतलब लाइट एनर्जी का ऐसा रूप है, ऐसा फॉर्म है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। ठीक है, अब अगर अपन आगे बात करते हैं कि भाई लाइट क्या होती है, किससे मिलकर बनी है, तो लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी है। सबसे पहले जो थ्योरी दी थी वो न्यूटन ने दी थी, जिसमें न्यूटन ने लाइट को कॉर्पस्क्यूल यानी पार्टिकल के फॉर्म में बताया था। मतलब उन्होंने बताया था जो लाइट होती है वो क्या करती है, पार्टिकल के फॉर्म में ट्रेवल करती है। और उन्होंने इस थ्योरी से कई फिनोमिना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन मतलब लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसको एनर्जी ऑफ लाइट, इन सारे फिनोमिना को क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। लेकिन उस समय क्या थे, कुछ ऐसे फिनोमिना देखने को मिले जो आपका कॉर्पस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, यानी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसके बाद आपके अगले साइंटिस्ट आए थे हाइगन। कौन? हाइगन। हाइगन ने क्या दिया था? वेव थ्योरी ऑफ लाइट दी थी। मतलब लाइट किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है? वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है। उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने एक कई सारे एजम्पशन दिए थे। उन्होंने बोला था कि पूरे यूनिवर्स में लाइट जो होती है, सॉरी, पूरे यूनिवर्स में एक हाइपोथेटिकल मीडियम प्रेजेंट है जिसको उन्होंने बोला था ईथर। ठीक है, जिसकी इलास्टिसिटी तो बहुत ज्यादा थी, डेंसिटी बहुत कम थी, जिससे वो हमको महसूस नहीं होता, ऐसा उन्होंने बोला था। ठीक है, फिर बोला कि जो लाइट है, उन्होंने इनिशियली बोला था लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन बाद में कुछ ऐसे फिनोमिना हुए जैसे पोलराइजेशन, तो बाद में ये माना गया कि जो लाइट होती है वो क्या होती है, आपकी ट्रांसवर्स नेचर की वेव होती है। तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट किसने दी थी? हाइगन ने दी थी। ठीक है, फिर उसके बाद आए थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने लाइट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी दी थी। मतलब उन्होंने बताया था कि जो लाइट वेव होती है वो एक्चुअल में नॉर्मल वेव नहीं होती, वो क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। और उसमें भी कई सारे पॉइंट दिए थे। तो थ्योरी आप याद रखेंगे। पहली थ्योरी कौन सी थी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। दूसरी थ्योरी किसने दी थी? वेव थ्योरी। सॉरी, कौन सी थ्योरी थी? वेव थ्योरी। किसने दी थी? हाइगन ने दी थी। फिर तीसरी थी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। किसने दी थी? मैक्सवेल ने दी। फिर उसके बाद आपका आता है फोटोन यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ लाइट किसने बताया था? आइंस्टीन ने बताया था। तो अभी अपन लेते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। लाइट एज अ पार्टिकल यानी फोटोन और वेव दोनों की तरह बिहेव करती है। तो ये आपकी लाइट के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन था। तो आपको शॉर्ट में आपको याद रहना चाहिए, क्या क्या याद रहना चाहिए? पहली चीज, लाइट क्या है? तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। लाइट एनर्जी का ऐसा फॉर्म है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। ठीक है, लाइट की थ्योरी कौन कौन सी है? सबसे पहली थ्योरी किसने दी थी? न्यूटन ने दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। उसके बाद कौन सी थ्योरी आई? वेव थ्योरी आई। किसने दी? हाइगन ने दी। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी आई। किसने दी? मैक्सवेल ने दी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आया? डुअल नेचर ऑफ लाइट आया। ठीक है, क्वांटम थ्योरी आई। वो किसने दी? क्वांटम थ्योरी तो प्लांक ने दी थी, लेकिन डुअल नेचर ऑफ लाइट किसने वेरीफाई किया था? आइंस्टीन ने वेरीफाई किया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह बहुत सारी चीजें समझाई। तो डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, 10th क्लास के अकॉर्डिंग मैंने केवल आपको साइंटिस्ट के नाम और उनकी थ्योरी के नाम बताए। तो ये हो गई लाइट। ठीक है, अब लाइट में जो सबसे पहला टॉपिक हमको पढ़ना है वो है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्या डेफिनेशन होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की? सिंपल सी डेफिनेशन होती है, द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ
लाइट, ठीक है। यानी जब लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने बोला बाउंसिंग बैक, मतलब इसका मतलब ये नहीं बोला मैंने कि सेम डायरेक्शन में लौट जाएगी, उसी मीडियम में लौट जाएगी, ठीक है। डायरेक्शन के लिए आपके रूल्स होते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं, तो वो अपन बात करेंगे बाद में। अभी आपको सिंपल इतना लिखना है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। या सिंपल शब्दों में आप ऐसे बोल सकते हो, व्हेन लाइट स्ट्राइक विथ अ सरफेस it return back to the same medium, this phenomena is known as reflection of light। अच्छा, रिफ्लेक्शन के दौरान कुछ टर्म आती है, ठीक है। जैसे सबसे पहले टर्म आती है आपकी सरफेस, जिस सरफेस पे लाइट टकराएगी उसको आपका नॉर्मल सरफेस बोलते हैं। लाइट एक रे के फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, तो रे ऑप्टिक्स अपन पढ़ रहे हैं, तो ये लाइट रे आपकी यहां पर आई, जो आ रही है ये लाइट रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इंसिडेंट रे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंसिडेंट रे, तो द लाइट रे which strike with a surface is known as incident ray। अच्छा, जिस पॉइंट पर टकरा रही उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। द पॉइंट ऑन विच लाइट रे या इंसिडेंट रे स्ट्राइक विद द सरफेस इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। उसके बाद आपका आता है नॉर्मल। क्या आता है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑन द सरफेस इज नोन एज नॉर्मल। मतलब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ही आपका क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर जो ड्रॉ किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका आता है रिफ्लेक्टेड रे। क्या आता है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। द लाइट रे विच रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। मतलब ऐसी लाइट रे जो रिफ्लेक्शन के बाद लौट जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद यहां पर अपन बात करते हैं, ये होता है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस आई से डिनोट करते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर अपन डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। सरफेस के साथ नहीं, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं इसकी, ये क्या लाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। तो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि आपका रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। रिफ्लेक्शन के लिए कुछ प्रिंसिपल होते हैं, उन प्रिंसिपल को फॉलो करके ही लाइट का क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। उन प्रिंसिपल्स को हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। बेसिकली दो प्रिंसिपल होते हैं, दो प्रिंसिपल के बेसिस पे ही अपन क्या करते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, कौन कौन सी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल,
ऑल लाई इन सेम प्लेन, ये तीनों एक ही प्लेन पर होने चाहिए। तो मोस्ट ऑफ दी बच्चे क्या सोचते हैं, इस प्लेन को वो समझते हैं कि ये वाला प्लेन है, इस पर लाई करनी चाहिए। नहीं, वो ये वाला प्लेन होता है। मतलब आपका क्या है कि ये तीन है, ये आपका इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है। तो तीनों एक प्लेन में, मतलब ये ऐसा प्लेन इन तीनों से होकर जाना चाहिए। अगर ये ऐसा मैं बना दूं कि ये आपका ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन हो गया तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अगर ऐसा हो रहा तो ये भी आपका इधर से जाना चाहिए, मतलब ये ऐसे ही होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ ये बोलता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। ठीक है, आपका इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन में क्या करेंगे, लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, सेकंड लॉ ये बोलता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। ये दोनों एंगल हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा ये 90 है, ये कितना होगा 90 माइनस आई, ये क्या होगा 90 माइनस आर। जब आई और आर बराबर है, इसको मैं θ1 लिखता हूं, इसको मैं θ2 लिखता हूं। ठीक है, तो आपका θ1 और θ2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसा लॉ में नहीं बोलते, हम लॉ में केवल इतना बोलते हैं कि आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। लेकिन आपको ये याद रखना, अगर प्लेन सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट प्लेन, पहली कंडीशन में यही बोली कि आपका प्लेन सरफेस से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो प्लेन सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इंसिडेंट रे का सरफेस के साथ जो एंगल होगा, रिफ्लेक्टेड रे का सरफेस के साथ जो एंगल होगा, वो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो θ1 और θ2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये आपका हुआ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये इस पर कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, सिंपल भी पूछे जाते हैं और आपके घुमा फिरा कर भी पूछे जाते हैं। कुछ पॉइंट आपको स्टार करके मैं बता रहा हूं, वो याद रखना है। पहला, इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन नॉर्मल देन इट रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ। पहले अपन ने जो रिफ्लेक्शन बोला उसमें ये बोला है कि जब लाइट मिरर पे या पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। अभी तक अपन ने पाथ के बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया। अभी आपको मैं ये बोल रहा हूं कि अगर लाइट रे नॉर्मल पर इंसिडेंट होती है, मतलब ये आपका मिरर रहा, ठीक है, और ये आपका क्या रहा, नॉर्मल रहा। अगर लाइट इस पर ही इंसिडेंट होती है तो जिस पाथ पर वो आई है उसी पाथ पर वो क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। ये आपको हमेशा याद रखना है। क्या याद रखना है कि इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन नॉर्मल देन इट रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पर आई कितना हो जाएगा, 0, आर भी क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये भी चीज याद रखनी। क्या याद रखना है, if light ray incident on normal then it return back on same path, ये तो याद ही रखना है। the angle of incidence is 0 and angle of reflection is also 0, यानी आपका I भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और R भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। I और R दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है,
एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, उन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, ठीक है। तो आप समझो क्या है कि ये मैंने मिरर लिया, ये लाइट इंसिडेंट हुई, ये आपका नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल, ये लाइट रे क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। अब मैं क्या बात कर रहा हूं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो मैंने क्या बोला? एंगल ऑफ डेविएशन क्या मैंने बताया आपको? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन। तो कई बच्चे समझेंगे सर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा उसको आप क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। नहीं, इंसिडेंट रे आगे गई है तो ये आपकी इंसिडेंट रे, ये वाला जो एंगल होता है इसको अपन एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ये नहीं, ठीक है, ये नहीं, ये आपका एंगल ऑफ डेविएशन हुआ। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो जाएगा? डेल बराबर, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल कितना होता है? 180 माइनस, ये दोनों को माइनस करना है तो आई प्लस आर को माइनस करना है, ठीक है। क्योंकि आर किसके बराबर है? आई के बराबर है, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 2i, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो जाता है। इस पर भी कभी कभार ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब जितना मैंने पढ़ाया इस पर आपका जो क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो सिंपल, अगर क्वेश्चन अगर बोर्ड वाले बनाने के लिए बैठ जाए, एमपी बोर्ड वाले या सीबीएसई बोर्ड वाले, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन? राइट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो, सिंपल और एक घुमा के, ठीक है। सिंपल क्या होता है? द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थोड़ा सा डिटेल में करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हो, व्हेन लाइट रे स्ट्राइक विद अ पॉलिश सरफेस then it return back to the same medium, this phenomena is known as reflection of light, ठीक है। डायग्राम जरूर बनाएंगे, विदाउट डायग्राम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नहीं होता, चाहे कितने ही कम मार्क्स का है, 1 मार्क्स का भी आएगा तो आप फटाफट से शॉर्ट डायग्राम बना लेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, शॉर्ट डायग्राम आप बना देंगे तो ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आपका क्या है? 2 पॉइंट आपको लिखना है। फर्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आई किसके बराबर हो जाता है? आर के बराबर हो जाता है। हाँ, यहाँ की जो टर्म है यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, कभी कभार ये पूछ लेते हैं, वैसे ज्यादातर नहीं पूछा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किस चीज को क्या बोलते हैं। अगर नहीं पता तो आपने समझा नहीं, रटा है, फिर रटने का कोई मतलब नहीं रहता, आपको बाद में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो हर पॉइंट को आपको समझना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है या वन वर्ड में पूछी जाती है, वन सेंटेंस में पूछी जाती है कि व्हाट हैपन व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन नॉर्मल। तो व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन नॉर्मल ऑन मिरर देन इट रिटर्न बैक ऑन सेम पाथ। अगर मिरर की लिए बात कर रहे हैं तो लाइट रे क्या हो जाएगी? सेम पाथ पर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन नॉर्मल। तो व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन नॉर्मल देन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 0 डिग्री, यानी आई और आर क्या हो जाएगा? आपका 0 डिग्री हो जाएगा। फिर एंगल ऑफ डेविएशन पे ये क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आएंगे, आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि लाइट रे नॉर्मल के साथ इतना एंगल बना रही है, इंसिडेंट लाइट रे, और तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ, इस तरह से पूछ लेंगे। इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन मिरर एट एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री बोल दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन को घुमा के बोलते हैं, जैसे मैं बोलूंगा, क्वेश्चन समझना, व्हेन लाइट स्ट्राइक विथ मिरर एट एन एंगल
30 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कई बच्चे जल्दबाजी में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 बोल देंगे, है ना। तो ये चीज गलत हो जाएगी, क्योंकि मैंने आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, आपका नॉर्मल के साथ एंगल होता है, और यहाँ पर जो लाइट स्ट्राइक हो रही है वो किसके साथ हो रही है, मिरर के साथ। मतलब ये जो दिया है क्वेश्चन, समझने की बात है, क्वेश्चन को घुमा भी सकते हैं, डायरेक्ट भी दे सकते हैं। डायरेक्ट देंगे तो जो एंगल दिया है वही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर आपको घुमा दिया तो फिर आपको समझना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, एक लाइट स्ट्राइक विथ अ सरफेस एट एन एंगल 30 डिग्री, सरफेस के साथ 30 एंगल बना रहा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, थीटा दिया आपको 30 डिग्री, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा आपका 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री। तो आर भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, आर भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन थोड़ा और एडवांस में पूछा जा सकता है, समझना कैसा, कई बार पूछा गया है आपके एनटीएससी मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो आप 10th के साथ देते हो, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या है ये, एक मिरर का नहीं, 2-3 मिरर का भी आपसे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन पूछ सकते हैं। उसके लिए आपको मैथ का ज्योमेट्री आपका यूज करना पड़ता है लाइट रे के साथ। क्वेश्चन आया था एट व्हाट एंगल टू मिरर शुड incline with each other such that if a light ray incident on a mirror parallel to other mirror so that final reflected ray is parallel to first mirror। ठीक है, मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप दो मिरर को एक दूसरे से कितने एंगल पे रखते हो, कि अगर एक लाइट रे एक मिरर के पैरेलल आती है तो वो फाइनल रिफ्लेक्शन के बाद फाइनल जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो लाइट रे जो होगी वो दोनों मिरर के पैरेलल हो जाएगी। तो उसको अपन डायग्राम में बताना है। तो आपका ये मान लो एक मिरर है, ठीक है, ये आपका दूसरा मिरर है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, लाइट इस तरह से आनी चाहिए कि ये इसके पैरेलल आई, ठीक है, पैरेलल आई, यहां पर क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद यहां पर भी रिफ्लेक्शन हुआ, ये लाइट रे इस तरह से पैरेलल चली जाएगी, मतलब एक के पैरेलल आई और रिफ्लेक्शन के बाद दूसरे के पैरेलल चली जाएगी, ये आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, ये थीटा आपको चाहिए, ठीक है। अब समझो चूंकि ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो इंसिडेंट रे है वो प्लेन मिरर के साथ एंगल जितना बनाती उतना ही रिफ्लेक्टेड रे भी बनाती। तो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये और ये भी पैरेलल है, ये आप बोल चुके हो, तो ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा, मतलब रिफ्लेक्टेड रे का सरफेस के साथ एंगल कितना हो गया, थीटा। तो इंसिडेंट रे का सरफेस के साथ एंगल कितना होगा, वो भी थीटा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये तीनों एंगल कितने हो गए, थीटा। अब आप अच्छे से जानते हो कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो
थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी 3 थीटा बराबर 180 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है और उस पर कैसे न्यूमेरिकल बनेंगे, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, आगे अगर अपन बात करते हैं तो अब आपका आता है टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप। रिफ्लेक्शन कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, दो टाइप का रिफ्लेक्शन आर ऑफ टू टाइप। ठीक है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहला क्या हो गया, रेगुलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हो जाएगा इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, दूसरा जो रिफ्लेक्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। मतलब इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भैया रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, इफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस या पॉलिश सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब आपका ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि आपका प्लेन सरफेस और स्मूथ सरफेस पे होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस और प्लेन सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है या प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब रेगुलर रिफ्लेक्शन में आपको इतना याद रखना है कि इसमें जितने भी नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल, अभी नॉर्मल की बात कर रहा हूं, ठीक है, जितने भी नॉर्मल होते हैं वो पैरेलल होते हैं। मैंने इंसिडेंट लाइट रे का नहीं बोला, रिफ्लेक्टेड लाइट रे का नहीं बोला, मैंने अभी बात की है केवल नॉर्मल की। तो आपका स्मूथ सरफेस पे यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, तो अगर आपसे पहले डेफिनेशन पूछते हैं किसकी, रेगुलर रिफ्लेक्शन की, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होता है, the reflection of light which takes place on smooth and plain surface is known as regular reflection। ठीक है, अब इसकी सेकंड कंडीशन में बताऊंगा। पहले मैंने इसमें बोला कि अगर इसमें जितने भी नॉर्मल हैं वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, कंपल्सरीली पैरेलल होंगे फॉर नॉर्मल। ठीक है, इस ये कंडीशन कंपल्सरी होगी। अब इंसिडेंट रे पैरेलल है कि नहीं ये जरूरी नहीं है। अगर पैरेलल है, मैं क्या बोल रहा हूं, इफ इंसिडेंट रे, इफ कंपल्सरीली नहीं बोला, कंडीशन लगा इफ, नॉन पैरेलल भी हो सकती है। ठीक है, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल है, ये पैरेलल है, तो नॉर्मल तो ऑलरेडी पैरेलल है, इंसिडेंट रे पैरेलल है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम हो गया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब सेम हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो यहां से कंडीशन क्या बनी, यहां से कंडीशन ये बनी कि इन रेगुलर रिफ्लेक्शन, इफ, मैं कंडीशन पे जोर दे रहा हूं, इफ, जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर देन रिफ्लेक्टेड रे आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। अगर इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ये चीज आपको याद रखनी है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर देन रिफ्लेक्टेड रे आल्सो
पैरेलल टू ईच अदर। अगर इंसिडेंट रे एक दूसरे के पैरेलल हैं तो रिफ्लेक्टेड रे भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो यहां पर दो पॉइंट आपको याद रखने, ये डिफरेंस में काम आएंगे, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। पहला पॉइंट, द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन प्लेन स्मूथ सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, if incident ray are parallel to each other then reflected ray also parallel to each other। ठीक है, ये हो गया। अब इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट which takes place on rough surface or irregular surface is known as irregular reflection। यानी आपका सरफेस कैसी है, रफ है या इरेगुलर है, उस सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट which takes place on rough surface and irregular surface is known as irregular reflection or diffuse reflection। अब यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं नॉर्मल बनाता हूं तो एक नॉर्मल ऐसा बना, यहां पर बनाऊंगा तो एक नॉर्मल ऐसा बना, यहां पर बनाऊंगा तो ये एक नॉर्मल ऐसा बना। ठीक है, तो इसमें सारे नॉर्मल क्या थे, पैरेलल थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है वो सारे नॉर्मल आपके पैरेलल नहीं। ठीक है, हो सकता है कुछ नॉर्मल पैरेलल हो जाए, कुछ हो भी सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते। अब इस पर अगर लाइट रे, इंसिडेंट लाइट एक दूसरे के पैरेलली इंसिडेंट होती है, समझना, इंसिडेंट लाइट रे एक दूसरे के पैरेलली इंसिडेंट होती है। थोड़ा सा डिस्टर्ब, मतलब डायग्राम गलत बना है, लेकिन आप समझो कि इंसिडेंट लाइट एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये I1 मान लो, ये I2 मान लो, अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गए, ये I3 मान लो, ये I4 मान लो। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर आएगा और एक इधर आ जाएगा। ठीक है, अब इस केस में और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बराबर। तो लाइट रे पैरेलल भी हो सकती है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे, और पैरेलल नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो जो कंडीशन मैं बोलना चाहता हूं, इसमें तो मैंने बोला था कि ये इंसिडेंट लाइट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, देन रिफ्लेक्टेड लाइट रे आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि अगर ये पैरेलल है तो ये भी पैरेलल होंगी, हो भी सकती हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, लेकिन बाकी नॉन पैरेलल है, तो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो ये चीज है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो दो पॉइंट यहां पर भी आ गए। पहला पॉइंट, द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन रफ सरफेस एंड इरेगुलर सरफेस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन जो रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस पे हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आया वो आया, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ इंसिडेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर then it is not necessary that reflected ray are also parallel to each other। तो ये जरूरी नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो। अब कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है, डाउट आ जाता है कि सर यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, यहां पर वैलिड नहीं होगा। नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा वैलिड रहता है, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो। ट्रू फॉल्स में जाता है, इस तरह से आता है कि इन इरेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर नॉट वैलिड, तो ये फॉल्स है, वैलिड रहता है। ठीक है, हर जगह वैलिड है। यहां पर भी इंसिडेंट रे नॉर्मल, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, आई और आर बराबर होते हैं। लेकिन चूंकि नॉर्मली पैरेलल नहीं है तो आप रिफ्लेक्टेड रे को कैसे पैरेलल कर पाओगे, तो ये आपका थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो डिफरेंस की अगर बात करते हैं,
यहाँ पर डिफरेंस आता है किसमें, इंसिडेंट रे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन में डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस अगर आपका आता है, डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इररेगुलर रिफ्लेक्शन, तो पहला पॉइंट आपका यहां पर आता है कि द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन स्मूथ प्लेन सरफेस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन। मतलब ऐसा रिफ्लेक्शन जो स्मूथ प्लेन सरफेस पे होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। वहीं पर द रिफ्लेक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन रफ एंड इरेगुलर सरफेस इज नोन एज इरेगुलर रिफ्लेक्शन, पहला डिफरेंस। ठीक है, दूसरा अगर अपन बात करते हैं कि क्या, कि इन दिस if all the incident ray parallel to each other then reflected ray are also parallel to each other। अगर incident ray parallel है तो reflected ray भी definitely parallel होंगी एक दूसरे के। ठीक है, उसके बाद करते हैं इसमें सामने लिखेंगे in this if all the incident ray are parallel to each other then it is not necessary that the reflected ray also parallel to each other। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके बाद अपन बात करते हैं मिरर की, क्या होता है। थोड़ा सा मैं ज्यादा एलेबोरेट बाद में करूंगा, पहले मिरर बता देता हूं कि मिरर होता क्या है, फिर इमेज बताऊंगा। ठीक है, इमेज के टाइप बताऊंगा, फिर मिरर को डिटेल में पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो पहले अपन बात करते हैं मिरर की। मिरर क्या होता है, मिरर मिरर ठीक है, क्या होता है, अ पॉलिश सरफेस विच रिफ्लेक्ट ऑलमोस्ट ऑल लाइट इंसिडेंट ओवर इट। मतलब कि ऐसी पॉलिश सरफेस जो अपने पर इंसिडेंट होने वाली ऑलमोस्ट पूरी लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिरर। देखो, अगर लाइट रे किसी सरफेस पे टकरा रही तो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या तीन चीजें हो सकती हैं, पहला लाइट टकरा कर लौट आए, ठीक है, लाइट आर पार चली जाए, या फिर वो ऑब्जेक्ट उस लाइट को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन, ये तीन फिनोमेना। तो ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, पूरा रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसी पॉलिश सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मिरर, तो इट इज अ आइडियल पॉलिश सरफेस which reflect almost all light incident over it। मतलब ऐसी आइडियल पॉलिश सरफेस जो उस पर इंसिडेंट होने वाली ऑलमोस्ट कंप्लीट लाइट को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, मिरर बोलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मिरर की बात करते हैं। टाइप ऑफ मिरर, तो जो अपन पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला आता है प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरा आता है स्फेरिकल मिरर। ये दोनों ही आपके सिलेबस में है 10th क्लास में, इवन आपका 12th क्लास में भी केवल यही दोनों पैराबोलिक मिरर का केवल नाम आता है, उनका यूज और वो आपके सिलेबस में नहीं। स्फेरिकल मिरर, अच्छा, ये स्फेरिकल मिरर वापस से दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और तीसरा मैंने आपका बोला पैराबोलिक मिरर। ये तीन टाइप के आपके क्या हो गए, मिरर हो गए। ठीक है, ये जो वीडियो में बना रहा हूं, ठीक है, 10th वाले तो कंपलसरी देखेंगे, ये तो आपका चैप्टर ही है। 12th वाले भी इस वीडियो को देखेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में भी लाइट मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन पूरे चैप्टर है, तो यहां से काफी हेल्प आपको मिल जाएगी। जो रेगुलर क्लासेस होंगी तो अपन पढ़ेंगे, लेकिन आपको जब तक उतना वीडियो में बनाने पे पहुंचूंगा तब तक आप इनसे भी आप काम चलाएंगे, इनसे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपका 10th वाले भी देखेंगे और 12th वाले भी इस वीडियो को प्रॉपरली देखेंगे। इवन जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका साइंस का जो पोर्शन आता है, मतलब जो भी आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, साइंस का जो पोर्शन आता है उसमें भी ये आपका लाइट पूरा का पूरा चैप्टर एज इट इज पूछा जाता है। वहां पर भी इससे क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। तो आप ये अच्छे से अगर देख लेंगे तो आपके बेसिक काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर आपको लाइट कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आपके 3 टाइप के मिरर होते हैं, ठीक है। अब मिरर पढ़ने से पहले मैं बात करता हूं ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन में क्या ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मतलब जिसकी आप इमेज देखना चाहते हो, जिससे लाइट रे आ रही है या जिस पे लाइट रे जा रही है। सर आपने 2 शब्द बोले, जिससे लाइट रे आ रही है और जिस पे लाइट रे जा रही है। हाँ, आपकी ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप की होती है, एक रियल ऑब्जेक्ट, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जनरली 10th में वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 10th में जनरली रियल ऑब्जेक्ट के ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब जिससे लाइट रे जा रही होती है, ठीक है। उसको अपन क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट। जैसे मैं हूं तो लाइट एक्चुअल में मैं आपका इमीटर नहीं हूं, मेरे अंदर से लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रही, मेरे से लाइट टकरा के जाती है। तो वो टकराने वाली लाइट की बात नहीं कर रहा हूं, जो टकराने के बाद जो लाइट मेरे से जा रही है। अगर मेरे को इमेज देखना है, किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, तो लाइट मैं अपनी आंखों पे नहीं डालता हूं, मैं उस ऑब्जेक्ट पे डालता हूं। तो उस ऑब्जेक्ट से टकरा के लाइट रे मेरे पास आती है। तो मिरर पर मतलब किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद लाइट आती है। तो आ तो लाइट इनडायरेक्टली कहीं और से आ रही है, लेकिन हमारे लिए जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उसके लिए लाइट कहां से आ रही है, रियल ऑब्जेक्ट से आ रही है, ठीक है। कहां से आ रही है, रियल ऑब्जेक्ट से आ रही है। तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिससे लाइट रे जा रही होती है, मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा रही होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रियल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इससे लाइट बाहर की तरफ जा रही है, ठीक है, इस तरह से जा रही है, तो ये ऑब्जेक्ट आपकी क्या हो गई, रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मिरर पे, जैसे ये आपका मिरर है, लाइट रे इधर से आई, एक इधर से आई, एक इधर से आई, ठीक है, समझना मेरी बात, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट से, यहां पर तो अपन को नहीं लग रहा है कि किसी एक ऑब्जेक्ट से आ रही है, लेकिन अगर अपन इनको आगे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट पर ये मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो ये आपका ऑब्जेक्ट, अगर ये यहां पर आप ऑब्जेक्ट मान रहे हो कि यहां पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपका क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये रियल ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट डाइवर्ज होती है, ठीक है, और जिस पर कन्वर्ज हो रही है वो होता है आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अपन इमेजनरी मानते हैं, ठीक है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट, 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी जनरली जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो रियल ऑब्जेक्ट के ही आते हैं, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। अब हमने क्या किया, कोई मिरर लिया, ठीक है, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट से लाइट रे गई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। अगर नॉर्मल पे गई तो वापस लौट जाएगी, जितने एंगल पे इंसिडेंस हुई उतने एंगल पे वापस चली जाएगी, ठीक है। अब ये गई, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, कौन, इंसिडेंट रे नहीं, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अपीयर होती हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज। तो अब आपका टर्म है, मिरर हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, जिस चीज को आप देखना चाहते हो वो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट भी 2 टाइप का होता है, रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक। अब अपन बात कर रहे हैं किसकी, इमेज की। किसकी बात कर रहे हैं, इमेज की। तो इमेज क्या होता है, सीधा सा, इट इज अ पॉइंट वेयर light ray are actually meet or appear to meet after reflection is known as image। मतलब कि ऐसा पॉइंट जिस पर लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं या अपीयर होती हैं, उसको, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है, डिफाइन करने के लिए बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय इमेज, तो इट इज अ पॉइंट वेयर लाइट रे एक्चुअली मीट और appear to meet after reflection is known as image, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहां पर लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ इमेज, टाइप ऑफ इमेज,
ठीक है। तो जैसे ऑब्जेक्ट दो टाइप की होती है, वैसे इमेज भी आपकी क्या होती है, दो टाइप की होती है। फर्स्ट रियल इमेज, सेकंड वर्चुअल इमेज। दो टाइप की इमेज हो गई, पहली रियल इमेज, दूसरी वर्चुअल इमेज। तो पहले अपन बात कर लेते हैं किसकी, रियल इमेज की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, रियल इमेज की। तो क्या होती है, द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रियल इमेज। मतलब ऐसी इमेज जो लाइट रे के रिफ्लेक्शन के बाद एक्चुअल इंटरसेक्शन से मिलती है, वहां पर रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रे वास्तव में एक दूसरे को काटती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस इमेज को हम क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है। वर्चुअल इमेज क्या होती है, द इमेज विच ऑब्टेन्ड बाय एक्सटेंडिंग रिफ्लेक्टेड लाइट रे इन बैकवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज वर्चुअल इमेज। मतलब वो एक्चुअली एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन उनको जो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आपका जो मेन टॉपिक आपका पूछा जाता है वो आपका आता है डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है। अपन बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज की। तो फर्स्ट पॉइंट, reflected ray are actually intersect each other। ठीक है। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली एक दूसरे को क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे are appear to meet on extending them in backward direction। ठीक है। अगर मैं इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाता हूं तो ये मीट करती हुए अपीयर होंगे। ठीक है। सेकंड आता है, दे कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। ठीक है। इनको स्क्रीन में ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आपका सिनेमोग्राफी में यानी टॉकीज में जो आपको इमेज मिलती है, पर्दे पर जो आप इमेज लेते हो, उसको आप वो कौन सी इमेज होगी, रियल इमेज। रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। इधर आएगा, दे cannot be obtained on screen। इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते, इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते, इनको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। ठीक है। अगला पॉइंट आपका आता है क्या, दे ऑलवेज इन्वर्टेड with respect to object। ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर सीधी है तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। तो आपकी जो रियल इमेज होती है वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा इन्वर्टेड रहती है। ठीक है। ये दे ऑलवेज इरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या होती है, सीधी होती है। ये हमेशा उल्टी होती है और ये हमेशा सीधी होती है। ठीक है। देयर मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। क्योंकि इमेज उल्टी बन रही है इसलिए मैग्निफिकेशन पावर जो होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन आपको बताऊंगा क्या होता है, उनका जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है। देयर
मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। इनका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और इनका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि जो अलग अलग मिरर है उससे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, उन इमेज के कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इमेज की, और बहुत सारी चीजें हमको डिस्कस करनी है। ठीक है, तो ये चीजें अपन अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, बार बार मैं बोल रहा हूं कि वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो यार एक लाइक तो बनता है यार, लाइक करिए, तभी हमको और आपका एनहांसमेंट मिलेगा कि ज्यादा से ज्यादा हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे और आपको शेयर करेंगे, आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर भी करिए जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा मिले, और आपका कमेंट जो आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम आगे वर्क करेंगे। तो कमेंट भी जरूरी है, लाइक भी जरूरी है और शेयर भी जरूरी है। और जितने दोस्तों ने आपके सब्सक्राइब नहीं किया है उनको सब्सक्राइब करवाइए यार, फायदा है, फायदे की बात है। ठीक है, और भी चीजें हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैंने नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर मेरी दूसरी वीडियो में दिया है, आप चाहेंगे तो मैं अभी भी दे दूंगा 81387461। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी प्रॉब्लम अगर मेरी वीडियो में आपको लगती है आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व मैं कर दूंगा। और भी अगर कोई समस्या आती है तो आप मेरे को जरूर बताएं। तो अगला टॉपिक अपन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय डिफरेंट मिरर। तो सबसे पहले बात करेंगे आपका इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो पहले मैं ये सारी चीजें साफ कर देता हूं जिससे आगे आपको